Hello student, welcome to this lecture. In this lecture we are going to discuss some special properties of cell. Cell के बारे में हम लोग कुछ स्पेशल टाइप के प्रॉपर्टीज एंड टेक्निक्स देखेंगे जिसमें हम लोग देखना चाहेंगे डिस्चार्जिंग एंड चार्जिंग ऑफ अ सेल। अब ये डिस्चार्जिंग एंड चार्जिंग ऑफ द सेल क्या होता है इसको समझेंगे, बट उसके पहले मैं आपको कुछ छोटे मोटे टेक्निक्स बता देता हूं जो हम लोग को जानना जरूरी है, चाहे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना हो चाहे ये दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करना हो, कुछ भी। जैसे आप एज्यूम कीजिए ये हमारे पास एक रजिस्टर है, ओके, ये हमारे पास कोई रजिस्टर है। इस रजिस्टर में एक चीज ध्यान रखेंगे, इस रजिस्टर का वैल्यू है R और इसमें से करंट फ्लो हो रहा है I। और आपका ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को ले लेते हैं हम लोग A और ये वाला पॉइंट को ले लेते हैं B। तो आपको पता है कि करंट जो होता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, मतलब करंट के फ्लो होने के लिए आपको पोटेंशियल डिफरेंस का रिक्वायरमेंट होता है। तो उस सेंस में अगर सोचे तो हमारे पास ये आ जाएगा कि A का पोटेंशियल B के पोटेंशियल से क्या होगा, बड़ा होगा। दैट मीन्स जो VA माइनस VB का वैल्यू जो होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि VA इज ग्रेटर देन क्या होगा, VB होगा। ये तो तब की बात है जब हमारे पास किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस के बारे में बात करते हैं तब। और इस बारे में एक और भी बात ध्यान रखेंगे कि VA माइनस VB इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस, मतलब I इंटू R लिखेंगे। ओके, इसी तरीके से अगर मान लो आपके पास कोई एक सेल दिया हुआ है, दिस इज सपोज टू बी ए सेल। ओके, ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, ये सेल का नेगेटिव टर्मिनल, और इस सेल का EMF को मैं ले लेता हूं E। तो अगर मान लेते हैं इस पॉइंट को मैं A मानता हूं और इस पॉइंट को B मानता हूं, तो सेल के केस में कभी भी आप करंट का फ्लो को नहीं देखते हैं, बल्कि सेल के केस में सेल के टर्मिनल के नेचर को देखते हैं। तो जैसे A जो टर्मिनल है देखिएगा पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, B जो हमारा नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि VA का वैल्यू जो है वो ऑब्वियसली इस केस में VB से बड़ा होगा, इसीलिए VA माइनस VB का वैल्यू होगा प्लस EMF, मतलब EMF का वैल्यू को हम यहां पर क्या लेंगे, पॉजिटिव EMF लेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास इन दोनों बातों को बहुत प्रिसाइसली आपको दिमाग में रखना है और इसको मेमोराइज करके रखेंगे, क्योंकि आगे ही हमारे काम आने वाला है। चलिए अब हम लोग यहां पर जो चालू करेंगे है वो है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ सेल। अब पहला चीज देखते हैं हम लोग, डिस्चार्जिंग ऑफ अ सेल। देखिए डिस्चार्जिंग ऑफ अ सेल, अभी डिस्चार्जिंग ऑफ अ सेल क्या होता है, जब हम लोग किसी बैटरी या सेल से करंट ड्रॉ करते हैं तो हम तब उसको डिस्चार्जिंग ऑफ अ सेल कहते हैं। जैसे मान लो ये हमारे पास एक सेल है, उस सेल का EMF कितना है, E है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, R है। ओके, और इस सेल से हम करंट ड्रॉ कर रहे हैं। करंट का ड्रॉ करना मतलब जब करंट का फ्लो पॉजिटिव से चालू होता है और वो मान लेते किसी सर्किट से घूम फिर के आके हमारा वो नेगेटिव टर्मिनल में एंड होता है, तो तब हम लोग बोलते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल। इन दिस सिचुएशन वी आर एक्चुअली ड्रॉइंग करंट फ्रॉम द सेल। तो जब आप सर्किट से जब सर्किट किसी सेल से करंट ड्रॉ करता है, खींचता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल। अब डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल में हम देखना चाहते हैं कि इस सेल के टर्मिनल वोल्टेज का वैल्यू क्या होता है। ठीक, जैसे मान लेते हैं यहां का पोटेंशियल को मैं ले लेता हूं VA और यहां का पोटेंशियल को ले लेता हूं मैं VB, और हम लोग क्या करते हैं बीच में एक और पॉइंट ले लेते हैं, उस पॉइंट को ले लेते हैं हम लोग VC। अब जो टर्मिनल वोल्टेज होगा उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं, टर्मिनल वोल्टेज V को रिप्रेजेंट करता हूं, और इसे मैं क्या लिखूंगा बताइए, VA माइनस VB लिखना चाहूंगा। अब चलिए मैं यहां से आपसे पूछता हूं कि अब आगे के बारे में VA माइनस VB का वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे, आप लोग VA माइनस VC करते हैं, तो देखिएगा यहां से मैं लिखता हूं VA माइनस VC लिखता हूं। तो देखिएगा A और C में देखिएगा किसका पोटेंशियल ज्यादा बड़ा होगा, तो देखिएगा C का पोटेंशियल ज्यादा होगा, A का पोटेंशियल कम होगा, क्योंकि करंट C से A की तरफ फ्लो हो रहा है। तो इसलिए VA माइनस VC का वैल्यू नेगेटिव में होगा, और क्या लिखेंगे, करंट इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब चलिए अगला वाला इक्वेशन देखते हैं, C और B में किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो अब ऑब्वियसली बात है कि जब आप सेल को देखते हो तब आप इसमें से फ्लो, करंट का फ्लो को नहीं देखते हो, बल्कि आप सेल के टर्मिनल को देखते हो। इस कारण से
VC माइनस VB का जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि VC का वैल्यू VB से बड़ा है। तो इस कारण से इसका वैल्यू कितना होगा, EMF के इक्वल होगा। अब आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। जैसे ही आप इन दोनों की इक्वेशन को ऐड करेंगे तो देखेंगे माइनस VC और प्लस VC कट गया, तो हमारे पास बचेगा VA माइनस VB इज इक्वल टू E माइनस IR बचा। और ये VA माइनस VB को हम लोगों ने क्या नाम दिया था, टर्मिनल वोल्टेज। तो हमारे पास एक रिलेशन आ गया, V इज इक्वल टू E माइनस IR। तो इससे एक चीज समझ में आ गया कि ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल टर्मिनल वोल्टेज इज लेस देन EMF होता है। अगर आप सेल से करंट ड्रॉ कर रहे हो तो उस समय सेल के अक्रॉस का जो टर्मिनल वोल्टेज होता है वो EMF से हमेशा क्या होता है, कम होता है। ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट है जिसको आपको ऑफ सेल। जैसे आप कई बार ऐसा करते हैं कि आपका मोबाइल जब डिस्चार्ज हो जाता है यूज करने के बाद, आप दोबारा उसको एक चार्जिंग पॉइंट से कनेक्ट कर देते हैं और उसके बाद वो चार्ज होता है। तो आपने देखा होगा उस समय आप एक पावर सप्लाई से अपने मोबाइल को करंट देते हैं, मतलब आप उस मोबाइल के बैटरी को करंट दे रहे हैं। तो मतलब जब आप बैटरी को करंट देते हैं तो उसको कहेंगे चार्जिंग, और जब आप बैटरी से करंट लेते हैं उसको बोलते हैं डिस्चार्जिंग। तो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं चार्जिंग ऑफ अ सेल। तो चार्जिंग ऑफ अ सेल में ये रहा हमारे पास एक सेल। इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस ले लिया R, इसका EMF ले लिया E, ऐसा ले लिया, और इसमें हम करंट दे रहे हैं। तो करंट देने का मतलब ये हो गया करंट दे रहे हैं। करंट देना का मतलब जब आप पॉजिटिव टर्मिनल में करंट देते हैं तो उसको बोलते हैं चार्जिंग, जब पॉजिटिव टर्मिनल से करंट लेते हैं उसको बोलते हैं डिस्चार्जिंग। तो आप देखिएगा पॉजिटिव टर्मिनल करंट दे रहे हैं, तो इस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, चार्जिंग ऑफ करंट, ये चार्जिंग ऑफ सेल। ओके, तो अब क्या हो रहा है, फिर से वही काम करते हैं हम लोग। इस पॉइंट का पोटेंशियल को VA ले लेते हैं, इस पॉइंट का पोटेंशियल को क्या ले लेते हैं, VB ले लेते हैं, और यहां पर एक पॉइंट ले लेते हैं VC मतलब ठीक इस रेजिस्टेंस के बाद। आपको पता है ये पॉइंट हम लोग जस्ट इमेजिन ले, क्योंकि हमारा सेल एक्चुअली में ये हमारा सेल है, क्योंकि सेल में इंटरनल रेजिस्टेंस को हम लोग इंक्लूड करते हैं, तो ये इंक्लूडेड है, ये एक्चुअली सेल है। ओके, ये इंटरनल रेजिस्टेंस अंदर है, और वो अंदर ही एक पॉइंट हम लोग VC ले रहे हैं, हम लोग अपने प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने के लिए। अब आपको पता है कि जो VA माइनस, हम लोग जो VA माइनस VB लेते थे उसे बोलते थे टर्मिनल वोल्टेज, जिसको अपन V से एक्सप्रेस करते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं, फिर से वही बात आएगा, VA माइनस VC का वैल्यू क्या होगा, तो आप लिखोगे VA माइनस VC। तो देखोगे करंट जो है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। तो हायर से लोअर की तरफ फ्लो होता है मतलब VA का वैल्यू VC से बड़ा है। इस कारण से अब जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव आएगा। और आपको पता है इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, करंट इनटू रेजिस्टेंस। अब हम लोग सेल के अक्रॉस चलते हैं, तो सेल के अक्रॉस में क्या होगा, देखिएगा C से B में आते हैं, तो देखोगे C जो है सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, और जो D है, B जो है वो सेल के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। इस कारण से आप इसको VC माइनस VB को आप लिखोगे सेल के EMF के इक्वल, जिसको आपने E लिख दिया। अब दोनों इक्वेशन को आप ऐड कीजिए, तो जैसे ही दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो माइनस VC प्लस VC कट जाएगा, बचेगा हमारे पास क्या बताओ, VA माइनस VB इज इक्वल टू E प्लस IR। VA माइनस VB इज इक्वल टू E प्लस IR, मतलब इससे आपके पास ये आ जाएगा कि V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E प्लस IR। तो चार्जिंग के दौरान जो टर्मिनल वोल्टेज होता है वो EMF से बड़ा होता है। मतलब इससे क्या समझ में आया, अगर आपको किसी सेल को चार्ज करना है तो उसके अक्रॉस में जो टर्मिनल वोल्टेज है उस सेल के EMF से बड़ा होना चाहिए। मतलब अगर आपके पास एक 3 वोल्ट का बैटरी है, उसको अगर आप चार्ज करना चाहते हो तो उसके अक्रॉस में 3 वोल्ट से काम नहीं चलेगा, बल्कि 3 वोल्ट से ज़्यादा का वोल्टेज लगाना पड़ेगा, तब जाके वो क्या होगा, चार्ज हो पाएगा। तो ये था चार्जिंग ऑफ सेल। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों को आप अच्छे से याद रखेंगे और इसी के बेसिस पर हम लोग आगे कुछ इलस्ट्रेशंस देखते हैं।
चलिए अब इलस्ट्रेशन को देखा जाए। कुछ इलस्ट्रेशन देखते हैं बेस्ड ऑन इंटरनल रेजिस्टेंस एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के ऊपर बेस्ड कुछ इलस्ट्रेशन देखेंगे। तो चलिए क्या क्या इलस्ट्रेशन में पहला इलस्ट्रेशन देखते हैं। क्या बोलता है, ए बैटरी ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर गिव्स ए करंट of 0.5 ampere with an external resistance of 12 ohm and current of 0.25 ampere with an external resistance of 25 ohm. Calculate internal resistance and EMF of the cell. मतलब आपको दो चीज निकालना है। तो ऑब्वियसली दो चीज के लिए आपके पास दो कंडीशंस चाहिए। तो पहला कंडीशन क्या बता रहा देखिएगा, ये रहा हमारे पास सेल जिसका EMF है E, इंटरनल रेजिस्टेंस है R, ये रहा इसका EMF E और इंटरनल रेजिस्टेंस R है। इसको हम लोग एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 12 ओम से कनेक्ट किए हैं, जिसके कारण इसमें से करंट जो फ्लो हो रहा है वो करंट का वैल्यू बता रहा है कितना, अपने पास 0.5 एम्प्स दिया हुआ है। ठीक, अब अगर इसको लेकर एक इक्वेशन बनाओ तो इक्वेशन क्या बनेगा, उसका इक्वेशन बनेगा, अब ध्यान से देखना, करंट इज इक्वल टू, आप क्या लिखेंगे, करंट इज इक्वल टू नेट ईएमएफ बाय नेट रेजिस्टेंस। तो नेट ईएमएफ कितना है E, और नेट रेजिस्टेंस 12 ओम प्लस R, 12 प्लस R आ जाएगा, जिसके कारण हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा E इज इक्वल टू, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो हो जाएगा 0.5 R, ओके, प्लस कितना आ जाएगा यहां से 6। ये हमारे पास एक इक्वेशन मिल गया। ये था पहला इक्वेशन। ओके, अब दो इस इक्वेशन में देखिएगा दो वेरिएबल्स दिया हुआ है, इन दोनों वेरिएबल्स को अपने को देखना पड़ेगा। तो एक और इक्वेशन चाहिए। एक और इक्वेशन के लिए एक और कंडीशन दिया हुआ आपको कि फिर से बता रहा, उसी सेल को जब आप 25 ओम से कनेक्ट करते हैं तो करंट 0.25 एम्पियर फ्लो होता है। ठीक है, ईएमएफ तो E ले लेते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस R ले लेते हैं, और इसे हम लोग 25 ओम से कनेक्ट करते हैं। अब जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट का वैल्यू आपको कितना बता रहा है, 0.25 एम्पियर। अब जो इक्वेशन बनेगा वही बनेगा, करंट इज इक्वल टू नेट ईएमएफ बाय नेट रेजिस्टेंस। तो नेट रेजिस्टेंस क्या होगा, सीरीज में फिर से देखिए R प्लस 25, ठीक है, तो R प्लस 25, तो R प्लस 25 मतलब हो जाएगा R प्लस 25, सॉरी 25 ले लिया हम लोग, 2.5 नहीं 25। अब यहां से देखेंगे E इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, E इज इक्वल टू हो जाएगा 0.25 R प्लस 25 का इंटू 0.25, तो इसका वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 6.25। ये हो गया हमारे पास दूसरा इक्वेशन। अब आप इन दोनों इक्वेशन को क्या करिए, सॉल्व करिए। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ले लेते हैं, पहले इक्वेशन देखिएगा E इज इक्वल टू दिस वन है, दूसरा इक्वेशन ये E इज इक्वल टू दिस वन है। तो दोनों का देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड सेम है, राइट हैंड साइड को इक्वेट कर दो। देखिए इसके बाद तो सीधा मैथ्स है, कोई फिजिक्स है नहीं, तो आप लिख सकते हैं 0.5 R प्लस 6 इज इक्वल टू 0.25 R प्लस 6.25, जिसके कारण यहां से आके ये 0.25 R इज इक्वल टू, जब आप इसको उधर भेज देंगे तो बन जाएगा 0.25, और R इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1 ओम। तो चलिए ये हमारा पहला वैल्यू निकल गया, R का वैल्यू आपको मिल गया। R का वैल्यू कितना आया, हम लोग 1 ओम के हम लोग का R का वैल्यू मिल गया। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। हम लोग का अगला जो आएगा वो रहेगा कि आपको वैल्यू निकालना है किसका, E का वैल्यू निकालना है। तो किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए। तो सपोज मैं इसी इक्वेशन में रख देता हूं, तो E इज इक्वल टू 0.25, और R का वैल्यू आप 1 रखोगे तो 0.25 ही रहेगा, प्लस 6.25, इसके कारण जो E का वैल्यू आएगा, EMF का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 6.50 वोल्ट। तो ये हमारे पास इसका EMF मिल गया। तो EMF एंड रेजिस्टेंस दोनों ही हमको यहाँ से मिल गया। तो एक बहुत सिंपल सा, एक बहुत अच्छा सा
हम लोग का प्रॉब्लम था। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं। देखिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन को देखेंगे, क्या बता रहा है। द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन द टर्मिनल ऑफ अ सेल इन एन ओपन सर्किट was 2.2 volt and it was connected to resistance 5 ohm. Potential difference fell to 1.8 volt. Find the internal resistance of the circuit. ओपन सर्किट का मतलब होता है जब आप सेल से करंट नहीं ले रहे हो, सेल के दोनों टर्मिनल खुले हुए हैं। तो ये रहा सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, ये रहा सेल इस तरह से, और सर्किट का ईएमएफ का वैल्यू ई है इस समय, और इंटरनल रेजिस्टेंस आपके पास आर दिया हुआ है। ठीक है, ये आर दिया हुआ है, तो ये आर ले लेते हैं। अब आपको बोल रहा है जब ओपन है, ओपन मतलब कुछ भी नहीं लगा हुआ है, तो ऑब्वियसली जब ओपन है मतलब कुछ भी नहीं लगा हुआ है, मतलब उस केस में आई का वैल्यू 0 है। और आपको पता है इस सिचुएशन में ई जो वी इज इक्वल टू आप लिखते हो ई माइनस आई आर, इसमें आई का वैल्यू 0 होने के कारण V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। और इस समय टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल बता रहा है कितना है, 2.2, मतलब V का वैल्यू 2.2, दैट इज इनडायरेक्टली आपको E का वैल्यू दे दिया है, तो E मिल गया आपको। अब यह बोलता है कि इसी सेल से जब आप 5 ओम का एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देते हो, तो ठीक है आपने 5 वोल्ट ओम के रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया है, तो ये रहा ऐसा। अब आपने 5 ओम के एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया है, तो बोलता है कि इसके अक्रॉस अब आपका बन जाता है, देखिएगा ये रहा स्मॉल आर जो निकालना है। ई का वैल्यू अब पता लग गया 2.2 वोल्ट है, और जो हम लोगों ने यहाँ पर लगाया 5 ओम का एक रेजिस्टेंस को लगा दिया, दिस 5 ओम। तो बोलता है अब जो टर्मिनल वोल्टेज है वो टर्मिनल वोल्टेज अब बन गया कितना हमारे पास, 1.8 वोल्ट बन गया। अब हमारे पास जो टर्मिनल वोल्टेज है वो बन गया 1.8 वोल्ट बन गया। तो चलिए अब हमारे पास अगला बात आता है कि आपको निकालना पड़ेगा क्या, आपको निकालना पड़ेगा आर के बारे में बात करना है। तो चलिए आर के बारे में बात करते हैं, आर को कैसे निकाला जाए इसमें हम लोग। ठीक है, अब देखिए आपको मैंने एक एक्सप्रेशन बताया था जब मैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल पढ़ा रहा था, कि जो आर होता है उसको लिखते थे हम लोग आर ई बाई वी माइनस 1, जहां पे ई होता था ईएमएफ, वी होता था टर्मिनल वोल्टेज, और आर जो होता था वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता था। तो देखिए इस हिसाब से आपको सारी चीजें दे दी गई है, आर निकालना है। इस आर का वैल्यू आपको 5 दे दिया है, ई का वैल्यू आपने ऑलरेडी यूज कर लिया 2.2 बाई वी का वैल्यू है 1.8 माइनस 1। अब बस इसको सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करने के बाद अगर आप आर का वैल्यू निकालते हैं तो आपको मिलेगा 1.1 ओम। तो ये आ गया हमारा दूसरा इलस्ट्रेशन। ठीक है, देखिए अब इलस्ट्रेशन नंबर 3 को देखेंगे। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिख रहा होगा आपको, देख के थोड़ा सा लग रहा होगा कि पता नहीं कैसे बनेगा नहीं बनेगा, बट उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, बड़े आसानी से आप बना सकते हैं। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सर्किट को देखिएगा आप लोग। दिया क्या है देखेंगे, ये बता रहा है एक सर्किट दिया हुआ है, इस सर्किट में ये हमारे पास एक सेल है 20 वोल्ट जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है। दूसरा एक सेल दिया है 8 वोल्ट, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया है हमारे पास, 2 ओम दिया है। एक बात और ध्यान देना, ये सेल का नेगेटिव टर्मिनल इस सेल के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। मतलब बात यह है, आपको पता होगा कि अगर सेल को अगर आप ऐसा कनेक्ट करते हैं, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव से फिर नेगेटिव पॉजिटिव से, तो वो सीरीज में एक साइडेड हम लोग का माना जाता है, उस केस में ईएमएफ ऐड होता है। इस केस में देखोगे दोनों का नेगेटिव टर्मिनल एक दूसरे के अपोजिट में है, तो इसीलिए क्या हो जा रहा है, दोनों सेल अपोजिट में लगे हुए हैं। और क्योंकि ये पूरे पूरे सर्किट में लगा हुआ है तो देखोगे सीधा सीधा लगा हुआ, मतलब ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है। अब यहाँ पर एक 5 ओम का भी रेजिस्टर दे दिया है, तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है उसको लेकर। अब यहाँ पर बता रहा है 12 ओम, 6 ओम और 4 ओम का भी एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है आपको। ठीक है, अब आपसे यहां से ये बोलता है कि इन सबको अगर सॉल्व करते हैं, इन सबको मिलाकर बोलता है कि इनके बारे में सब दे दिया है। कैलकुलेट करंट थ्रू ईच रेजिस्टर एंड टर्मिनल पोटेंशियल अक्रॉस ईच बैटरी। अब आपको क्या क्या चीजें निकालनी है, आपको पहले निकालना हर एक में से कितना करंट फ्लो हो रहा होगा, मतलब इसमें से कितना जा रहा होगा, इसमें से कितना जा रहा होगा, इसमें से कितना जा रहा होगा, और इसमें से कितना जा रहा होगा। पहला
दूसरा पार्ट बोलता है हर एक के अक्रॉस का टर्मिनल वोल्टेज। तो आपको पता है टर्मिनल वोल्टेज निकालने के लिए आपके पास V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके चीजों को देखते हैं। सबसे पहले ये पता लगाते हैं कि इसमें से करंट कितना फ्लो होगा। तो एक चीज देखिएगा, यहां पे 12 ओम और 6 ओम और 6 ओम और 4 ओम देखिएगा पूरा पूरा पैरेलल में है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगा वो वैल्यू कुछ इस प्रकार से आएगा। देखिएगा कि मैं यहां पर ले लेता हूं, ये आपके पास बन जाता है एक नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, फिर यहां से इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ऐसा ले लिया हम लोगों ने, आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहां से ये 5 ओम का रेजिस्टर, उसके बाद फिर हमारे पास एक सेल, उसका भी नेगेटिव टर्मिनल, फिर हमारे पास उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये तीनों देखिएगा पैरेलल में है। और आपको पता है पैरेलल में ऐड कैसे करते हैं हम लोग, 1/r के मेथड से करते हैं। तो अगर आप इसको 1/r के मेथड से सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 1/r इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 1/12 प्लस 1/6 प्लस 1/4, जिसे आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास डायरेक्ट आ जाएगा r इज इक्वल टू 2 ओम। तो आपको ये तो मिल गया 2 ओम है, मतलब आप इन तीनों को चाहो तो 2 ओम से एक्सप्रेस कर सकते हो। दैट मीन्स दिस होल कैन बी रिप्लेस बाय 2 ओम। तो ये हो गया 2 ओम, और यहां पर हो गया आपके पास ये 20 वोल्ट, ठीक। और यहां से इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम, यहां पर 8 वोल्ट, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम, और यहां पर 5 ओम। तो सबसे पहले तो ये पता लगाओ टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है इस सर्किट में से। तो देखिएगा ये 20 वोल्ट है, ये 8 वोल्ट है, तो जो ज़्यादा वोल्टेज है उसी तरफ से करंट का फ्लो चालू होगा, ऐसा जाएगा, इस तरह से जाएगा करंट। तो पहले नेट करंट आई निकालते हैं। तो नेट करंट आई जब निकालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है नेट करंट आई विल बी इक्वल टू, आप क्या लिखेंगे, नेट करंट आई विल बी इक्वल टू नेट ईएमएफ। नेट ईएमएफ क्या होगा, 20 वोल्ट और उसको उल्टे में लगा हुआ 8 वोल्ट, तो नेट ईएमएफ होगा 20 माइनस 8। ये बात आपको क्लियर होगा मेरे ख्याल से। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में, तो अपोजिट में होने के कारण सीरीज में अपोजिट होने से क्या करते हैं हम लोग, एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करते हैं बाय नेट रेजिस्टेंस। अब इस पूरे सर्किट में नेट रेजिस्टेंस कितना देखिएगा, यहां पर 2 ओम, यहां पर 2 ओम, यहां पर 5 ओम, यहां पर 1 ओम। ये पूरा सर्किट में देखिएगा सीरीज में 2 और 2 4 और 5 9 और प्लस 1 कितना होगा 10, ये आ गया 10। तो अब जो फ्लो होने वाला करंट है वो कितना हो जाएगा हमारे पास 1.2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। ओके, तो मतलब इस वाले से आई करंट फ्लो हो रहा है, तो इसमें से हमारा कितना करंट फ्लो होगा, 1.2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा होगा। तो नेट करंट का वैल्यू हमको मिल गया। अब आप एक काम करेंगे, यहां पर अब आपसे पूछा गया इसमें से कितना करंट गया, इसमें से कितना करंट गया और इसमें से कितना करंट गया। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने कन्वीनियंस के लिए इन रेजिस्टेंस का अलग अलग नेमिंग कर देते हैं। इस वाले रेजिस्टेंस को मैं ले लेता हूं R1, और इस वाले को ले लेता हूं R2, और इस वाले को ले लेते हैं R3। अब आपको मैं करंट डिस्ट्रीब्यूशन, पैरेलल में जब करंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, याद करेंगे, कि अगर I1 निकालना है तो आप लिखते थे I इंटू R2 R3 अपॉन R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। फॉर्मूला आपको याद आता होगा, मैंने बताया था आपको। तो उस हिसाब से यहां पर जो करंट का वैल्यू होगा उसे आप लिखेंगे I1 इज इक्वल टू लिखेंगे 1.2 R2 R3, R2 कितना है 6 और R3 कितना है 4, तो 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा 24 अपॉन R1 R2, 12 6 72, ओके, प्लस R2 R3, तो 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा 24, प्लस R3 R1, तो 12 4 48, तो ये आ गया 48। तो मेरे ख्याल से देखेंगे 72 प्लस 48 कितना हो जाएगा 120, ठीक है। 120 प्लस 24 हो जाएगा 144, तो ये हो जाएगा 1.2 इंटू 24, 1.2 इंटू 24 बाई 144। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, आप लोग आसानी से सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, अगर आपसे बोला जाता है तो आप आराम से निकाल सकते हैं। इसमें से हमारा जो करंट का वैल्यू आ जाएगा मेरे ख्याल से कितना आएगा बताइए,
0.2 एम्पियर आ जाएगा, 0.2 एम्पियर। और मेरे ख्याल से इसी तरीके से आप I2 और I3 के वैल्यू को भी निकाल सकते हैं। आपको बता चुका हूं I2 I3 का वैल्यू कैसे निकलेगा। यहां से I2 I3 का वैल्यू को भी आप निकाल सकते हैं इस तरह से, ठीक है। I2 I3 के लिए भी आपको फॉर्मूला मैंने बता चुका है, क्या क्या फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं इसमें। I2 के लिए निकाल देंगे आप ऐसा करके लिखेंगे I2 इज इक्वल टू, आप लिखेंगे यहां से क्या, I R1 R3 अपॉन, फिर से वही रहेगा R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। वैल्यू डायरेक्ट रखिए यहां पर। फिर I3 का वैल्यू निकालना होगा तो कैसे लिखेंगे, I R1 R2 अपॉन R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। इस तरीके से आप I1 I2 का वैल्यू निकाल देंगे। और जब आप इसका वैल्यू रखेंगे तो आपके पास इसका जो इंडिविजुअल वैल्यू आएगा, एक आएगा 0.4 आ जाएगा हम लोग के पास, इसका वैल्यू 0.4 आ जाएगा, इसका वैल्यू 0.4 आ जाएगा, I2 का वैल्यू हो जाएगा 0.4 आ जाएगा एम्पियर, और I3 का वैल्यू जो आ जाएगा 0.6 आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 0.6। तो देखिए 0.6 प्लस 0.4 प्लस 0.2 देखिएगा 1.2 आ जा रहा है। हमारा पहला काम तो हो चुका है। अब दूसरा काम निकालना है, आपको बोला गया है कि दोनों सेल के अक्रॉस का टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा। तो देखिएगा फिर से मैं इस डायग्राम को देखते हैं हम लोग। इस डायग्राम में देखिएगा आपको दिख रहा है कि ईएमएफ का वैल्यू 20 दिया है और जो इंटरनल रेजिस्टेंस 1 दिया है। तो इसके अक्रॉस के टर्मिनल वोल्टेज को मैं सपोज V1 से एक्सप्रेस करता हूं और इसके अक्रॉस के टर्मिनल वोल्टेज को मैं V2 से एक्सप्रेस करता हूं। तो V1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, E माइनस IR1। अच्छा हाँ, यहां पर एक और बात ध्यान रखेंगे, यहां पे बड़ा इंटरेस्टिंग चीज ये भी आ रहा है, यहां से कौन सा सेल चार्ज हो रहा है, कौन सा सेल डिस्चार्ज हो रहा है। तो आप देखिएगा यहां पर, देखिएगा करंट हमारा देखिएगा नेगेटिव टर्मिनल में अंदर जा रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहा है। तो ये वाला सेल का पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकल रहा है और नेगेटिव टर्मिनल करंट अंदर जा रहा है। मतलब ये जो सेल है 20 वोल्ट वाला जो सेल है वो डिस्चार्ज हो रहा है। तो डिस्चार्ज हो रहा है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम लोग। तो पहले मैं 20 वोल्ट वाले सेल के अक्रॉस का देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस 20 वोल्ट सेल। तो उस केस में आपने देखा था डिस्चार्ज हो रहा है, तो V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर लिखेंगे। तो V इज इक्वल टू ई, अच्छा E का वैल्यू कितना है 20, I का वैल्यू अपन लिख चुके हैं 1.2 इंटू आर का वैल्यू वहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस है 1, तो जिसके कारण V का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा यहां से अगर लोगे तो 18.8 वोल्ट आ जाएगा। ठीक, ये हमारा डिस्चार्ज हो रहा है इसलिए, ठीक है 18.8 वोल्ट आ गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग दूसरे वाले सेल के लिए। इस दूसरे सेल में देखिएगा कि देखिएगा जो करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल में अंदर जा रहा है। तो जब करंट पॉजिटिव टर्मिनल अंदर जाता है तो मतलब ये वाला सेल क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। तो चार्जिंग ऑफ द सेल हो रहा है, तो चार्जिंग ऑफ द सेल के लिए हम लोग के पास कुछ और होगा। तो मतलब 8 वोल्ट का जो बैटरी है वो क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है, और 20 वोल्ट का बैटरी जो डिस्चार्ज हो रहा है। तो हम लोग 8 वोल्ट के अक्रॉस का टर्मिनल वोल्टेज निकालते हैं। देखिए टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस 8 वोल्ट सेल। अब 8 वोल्ट सेल के अक्रॉस देख रहे हैं हम लोग, तो 8 वोल्ट सेल के अक्रॉस जब देखेंगे तो वहां पर क्या हो रहा है, चार्जिंग हो रहा है। तो चार्जिंग के लिए आप क्या लिखते थे, V इज इक्वल टू ई प्लस आई आर लिखते थे। तो V इज इक्वल टू ई कितना था 8 प्लस आई कितना फ्लो हो रहा था 1.2 और वहां का इंटरनल रेजिस्टेंस था 2। तो जिसके कारण V इज इक्वल टू 8 प्लस हमारे पास आ जाएगा 2.4, जिसके कारण
इसका टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगा 10.4 वोल्ट। तो ये मैंने आप लोगों को कुछ इलस्ट्रेशन बताया जो सेल से एसोसिएटेड था। मैं आगे वाले लेक्चर में कुछ और भी इलस्ट्रेशन बताऊंगा, बट उससे पहले इन इलस्ट्रेशंस को बहुत सोच समझ के आप 2 से 3 बार बना बना के देखिए, क्योंकि अगर आप नहीं बना पाओगे, इसको नहीं समझोगे, तो आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो टिल देन बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस टाइम अहेड।